अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोगों की पेपर की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फार्माकोग्नोसी की एमसीक्यूज। राइट, पहले हम लोग हाफ फार्माकोग्नोसी के बुक के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, और उसके बाद हम लोग इसका सेकंड हाफ जो होगा उसके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। राइट, ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ इन एमसीक्यूज को देख मीन याद करके पढ़कर आप लोग अपना पेपर की तैयारी कर लोगे। ऐसा नहीं है। आप लोग अपने पेपर की तैयारी करने के बाद और आप लोग फिर इसको अगर अटेम्प्ट करते हो तो आप लोग जज कर सकते हो कि आप लोगों की तैयारी कितनी है। राइट, लेट्स स्टार्ट अवर एमसीक्यूज। सबसे पहले सुक्रोज कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम्स, माल्टेज, सुक्रेज या लाइकेज। तो आप लोगों का इसके अंदर राइट आंसर बनता है सुक्रेज। Enzymes can precipitate in concentrated HCl, ammonium sulfate या both। तो आप लोग कहते हो आंसर विल बी सी, बोथ। Trypsin act in dash medium, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल। तो आपका जो ट्रिप्सिन है वो एक बेसिक एंजाइम है, तो ये बेसिक मीडियम में ही काम करेगा। पेप्सिन एक्टिवेट एट पीएच ऑफ 1 to 2, 3 to 4, 5 to 6। पेप्सिन जो है वो काम करना शुरू कर देता है किस पीएच पर? ये 1 से 2 पीएच पे काम करता है। आपके स्टमक की जो पीएच होती है, ठीक है, वहां पर ये काम करता है। नेक्स्ट थिंग, ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ एंजाइम एक्टिविटी इज, ज्यादा से ज्यादा मीन कौन सा टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर आपका एंजाइम जो होता है वो काम करता है? इट्स ऑप्शन ए 96 to 99 Fahrenheit। एट टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंजाइम्स आर, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंजाइम की क्या हालत हो जाती है? एक्टिवेट होता है, इनएक्टिवेट हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है? तो आप लोग कहते हो इट एक्टिवेट। Then, in solid condition, enzyme stable at temperature, किस टेम्परेचर पर ये स्टेबल रहता है? एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मिल्क क्लॉटिंग एंजाइम एस, पपेन, ब्रोमिलेन या न्यूक्लियस। तो आप लोग कहते हो पपेन, ब्रोमिलेन जो है, ब्रोमिलेन इज अ मिल्क क्लॉटिंग एंजाइम। मिल्क को ये गाढ़ा कर देता है, क्लॉट कर देता है। ठीक है, गाढ़ा नहीं, क्लॉट कर देता है। Molecular weight of bromelain is 2500 millimole, 2800 या 2900 millimole। Then your right answer is 2800 millimole। Bromelain use in cotton, leather या milk। तो हम लोग इसको लेदर में इस्तेमाल करते हैं इसकी प्रोडक्शन में। राइट, फिर फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन एंजाइम यूज एज, आप लोग प्रोटीन की प्रोडक्शन में कौन सा एंजाइम यूज करते हो? तो आप लोग कहते हो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन यू यूज ब्रोमिलेन। ब्रोमिलेन आप लोग इस्तेमाल करते हो। एंजाइम यूज फॉर मीट टेंडराइजेशन, यानी कि उसको नरम और जूसीदार बनाने के लिए आप लोग कौन सा गोश्त के लिए कौन सा एंजाइम इस्तेमाल करते हो? तो आप लोग कहते हो इसके अंदर हमारा राइट आंसर है ब्रोमिलेन। कलर ऑफ पपेन इज वाइट, ब्राउन, येलोइश। तो आप लोग कहते हो आपका पपेन का कलर अमॉर्फस वाइट होता है। ठीक है, जैसे साफ शफाफ सा। The enzyme having incomplete solubility in water and alcohol, किस एंजाइम, कौन सा एंजाइम ऐसा है जो पानी और अल्कोहल के अंदर इनकम्प्लीट सॉल्युबिलिटी दिखाता है, यानी कि पूरा पूरा उसके अंदर हल नहीं होता? तो आप लोग इसके अंदर आपका आंसर आ जाता है पपेन। डैश इज यूज टू रिमूव प्रोटीन फ्रॉम कॉन्टेक्ट लेंसेज। आप लोग यहाँ पर पपेन को इस्तेमाल करते हो। लाइपेज हाइड्रोलाइज्ड, लाइपेज एज द नेम इंडिकेट, लाइपेज है ये यानी लिपिड, लिपिड को ये करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स है। तो आप लोग कहते हो लाइपेज जो है वो आपके फैट्स को हाइड्रोलाइज करता है। एग्जाम्पल ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम इज एस्टिरेज, न्यूक्लियस या पेप्सिन। तो आप लोग कहते हो यहाँ पर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो है वो पेप्सिन को जो है वो मीन पेप्सिन का ये प्रोटोलाइटिक एंजाइम है। अच्छा, द एंजाइम फाउंड इन लिवर एंड सोयाबीन सीड्स इज अमाइंडेजेस या फिर यूरिएज या फिर सेल्यूलोज। तो आप लोग इसके अंदर आपकी ऑप्शन आती है यूरिएज। राइट, फिर एंजाइम प्रेजेंट इन इंटेस्टिनल जूस इज सुक्रेज, एस्टिरेज या माल्टेज। तो आप लोग कहते हो
आप लोगों की जो एंजाइम जो इंटेस्टिनल जूस में मौजूद होता है वो सुक्रेज भी होता है और माल्टेज भी होता है। तो यहाँ पर आप लोगों की राइट ऑप्शन होनी चाहिए थी बोथ ए एंड सी, राइट। फिर इसके बाद अकॉर्डिंग टू न्यू मेथड एंजाइम्स नेम्ड बाय फंक्शनल ग्रुप डैश ई एस ई या ए एस ई या आर एस ई। तो आप लोग कहते हो ए एस ई से हम लोग उसको मेन फंक्शनल ग्रुप के एंड पे हम लोग ए एस ई लगाते हैं, एज का इजाफा करते हैं। एलर्जी इज हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर ऑफ डैश सिस्टम immune system. Actually it is a disorder of your immune system, right? एंटीबॉडी नेचर इज, एंटीबॉडी की नेचर क्या होती है? अमाइनो एसिड होती है, प्रोटीन इन नेचर है या लिपिड्स है? तो इसका राइट आंसर आता है प्रोटीन इन नेचर होती है। एलर्जिक राइनाइटिस इज एलर्जी ऑफ लंग्स, आईज या नोज? तो एलर्जिक राइनाइटिस इज द एलर्जी ऑफ नोज, right? Then abdominal pain is disease condition of lungs, GIT या skin? तो आपका abdominal pain जो है वो disease condition है आपके GIT की। Inhalant allergens are pollen, फूड, ड्रग्स। इनहेलेंट यानी कि सांस के जरिए आप लोग जो एलर्जन ले जाते हो वो कौन सा होता है? पोलन होते हैं, फूड खाना होता है या ड्रग्स अद्वियात होती है? तो आप लोग कहते हैं पोलन इज द बेस्ट ऑप्शन। डस्ट माइट्स प्रेजेंट इन कारपेट, नट्स, मिल्क। डस्ट माइट्स जो आप लोगों के खटमल होते हैं वो कहाँ पर मौजूद होते हैं? आप लोग कहते हो वो आप लोगों के कारपेट्स में मौजूद होता है, राइट। फिर इसके बाद आप लोग कहते हो डैश परसेंट ऑफ ऑल फूड एलर्जी कॉज्ड बाय पीनट्स, फिश, शेलफिश, एग एटसेट्रा। तो कितना परसेंट है? आपकी बुक के अंदर मेंशन है 90% फूड एलर्जी जो है वो इन खानों की वजह से होता है, राइट। चेस्ट टाइटनेस एंड इचिंग इज सिम्टम्स ऑफ एलर्जन। किस एलर्जन के ये सिम्टम्स हैं? चेस्ट टाइटनेस एंड इचिंग। कॉन्टैक्ट एलर्जन के, इंजेक्टेबल एलर्जेंस के या इनहेलेंट एलर्जन के? तो आप लोग कहते हो इंजेक्टेबल एलर्जेंस के ये सिम्टम्स हैं। कॉस्मेटिक्स प्रोड्यूस डैश एलर्जी, कॉन्टैक्ट एलर्जी, इनहेलेंट एलर्जी या इंजेस्टेड एलर्जी? तो आप लोग कहते हो कॉन्टैक्ट एलर्जी पैदा करती है ये, क्योंकि इसको स्किन के ऊपर लगाते हो। फिर टाइप 1 एलर्जिक कंडीशन कॉज बाय मीडिएटर्स, IgM, IgG या IgE? तो टाइप 1 आप लोगों की होती है IgE की वजह से, राइट। फिर सीरम सिकनेस एलर्जिक कंडीशन मीडिएटेड बाय, सीरम सिकनेस किसकी वजह से होती है? IgM, IgG या IgE की वजह से? तो आप लोग कहते हो ये IgG की वजह से होती है, राइट। राइट, नेक्स्ट थिंग, रनिंग ऑफ नोज इज कॉल्ड अस्थमा, हाइव्स या राइनोरिया? तो आप लोग कहते हो इट्स राइनोरिया। collapse of circulatory and respiratory system is dash anaphylaxis, local, systemic या both? तो आप लोग कहते हो systemic anaphylaxis। फिर myasthenia gravis is example of dash hypersensitivity, type 1, type 2 या type 3? तो आप लोग कहते हो myasthenia gravis is the example of type 2। यहाँ पर इसका एक और MCQ स्टार्ट हो रहा है, T cell stimulated by antigen, IgM या IgG, यानी कि टी सेल्स कहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं? हमारे टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी में टी सेल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। और हम लोगों को पता है कि टी सेल्स जो हैं उनको कोई भी एंटीबॉडी इनिशिएट नहीं करता, उनको स्टिमुलेट क्या कर रहा होता है? हमारा एंटीजन स्टिमुलेट कर रहा होता है, राइट। देन एग्जाम्पल ऑफ टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी इज राइनाइटिस, डर्माटाइटिस या हे फीवर? तो इसके अंदर हमारी एग्जांपल बनती है, ऑप्शन आती है हमारे पास डर्माटाइटिस की, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हम लोगों ने पढ़ा है कि टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी में जो हमारा इंट्रिंसिक जो एलर्जन है वो कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस पैदा करता है। देन एग्जांपल ऑफ इंट्रिंसिक एंटीजन इज, सॉरी एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक एंटीजन की वजह से होता है डर्माटाइटिस।
देन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक एंटीजन इज डाइस, पॉइजन ओक या ऑर्गेन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, यानी कि जो आपकी बॉडी के अंदर का ही एंटीजन होगा, तो इसके अंदर आपकी ऑप्शन बनती है ऑर्गेन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, राइट। देन इन डायबिटीज टाइप 1 डिस्ट्रक्शन ऑफ डैश सेल्स, लिवर सेल्स, पेनक्रियास सेल्स या फिर स्टमक, तो आप लोगों की ऑप्शन आती है बी, पेनक्रियास। मल्टीपल स्क्लेरोसिस डिजीज अफेक्ट ऑन लिवर, पेनक्रियास या न्यूरॉन्स, तो आप लोग कहते हो मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है वो आपके न्यूरॉन्स पर इफेक्ट करती है, राइट। ऑन फर्स्ट एक्सपोजर टू एंटीजन एंटीबॉडी प्रोड्यूस, पहली मर्तबा जब एंटीजन आपकी बॉडी में आता है तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है कौन सी, यहाँ पे हम जनरल बात कर रहे हैं तो हम लोग आईजीई को सिलेक्ट करेंगे, राइट। इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स आर हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन या बोथ, तो आप लोग कहते हो बोथ। एग्जाम्पल ऑफ स्किन टेस्ट इज स्क्रैच टेस्ट, पैच टेस्ट या बोथ, तो आप लोग कहते हो बोथ। ड्यूरेशन ऑफ स्क्रैच टेस्ट इज, यानी कि स्क्रैच करने के बाद जब हम लोग अप्लाई कर देंगे अपना ड्रॉप, उसके बाद हम लोग कितना टाइम के लिए वेट करते हैं, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए, तो हम कहते हैं 15 मिनट। इंट्राडर्मल टेस्ट फॉर एलर्जी टेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ इंजेक्टेड मटेरियल इज, इंट्राडर्मल टेस्ट के लिए जो हम लोग इंजेक्टेड मटेरियल अप्लाई करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, वो कितना होता है, 0.1 ml होता है। इन ब्लड टेस्टिंग ऑफ एलर्जी इज रास्ट, एलाइजा या बोथ, तो आप लोग कहते हो बोथ, दोनों ही आपके ब्लड टेस्ट है। फार्माकोथेरेपी ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी मेडिकेशन इज एंटी डायूरेटिक्स, एंटीहिस्टामिन्स या एंटी हाइपरटेंसिव्स, तो आप लोग एलर्जी के ट्रीटमेंट के लिए एंटीहिस्टामिन्स लेते हो। एंटी हाइपरटेंसिव्स आप लोग ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के लिए लेते हो, और एंटी डायूरेटिक्स जो है वो आप लोग यूरिन के फ्लो के इंक्रीज के लिए लेते हो, right? Then the substance separated on basis of relative solubility is प्योरिफिकेशन, एक्सट्रैक्शन या डिस्टिलेशन, यानी कि आप लोग एक ऐसा प्रोसीजर जिसके अंदर अपने कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, तो वो आप लोगों का आ जाता है एक्सट्रैक्शन। इन क्रोमेटोग्राफी मटेरियल सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी, पोलैरिटी या सॉल्युबिलिटी, तो आप लोग कहते हो पोलैरिटी, कुतुब नुमाई की बुनियाद पे आप लोग अलग अलग करते हो। द सॉल्वेंट मूव्स डाउनवर्ड इन डैश क्रोमेटोग्राफी, किसमें, असेंडिंग में, डिसेंडिंग में या सर्कुलर में, तो आप लोग कहते हो डिसेंडिंग में, आप लोग नीचे की तरफ आपका सॉल्वेंट हरकत करता है, राइट। देन डैश क्रोमेटोग्राफी द सब्सटेंस मूव्स इन सर्कुलर फॉर्म, अब आपका सब्सटेंस जो है वो इन सर्कुलर फॉर्म मूव कर रहा है, सर्कुलर में, रेडियल में या फिर डिसेंडिंग में। यहाँ पे सब्सटेंस है यानी आपका जो सैंपल है वो सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहा है, तो सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी में करता है। रेडियल में होता तो आर्क की फॉर्म में वो अलग हो जाता। कॉमनली यूज स्टेशनरी फेज एज टैल्क, एथेनॉल या एसीटोन, तो आप कहते हो टैल्क। पेट्रोलियम ईथर इज एग्जाम्पल ऑफ स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज या बोथ, तो आप लोग कहते हो मोबाइल फेज, राइट। फिर RF वैल्यू इज रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय distance covered by the substance over distance covered by the solute, solvent या water, तो आप लोग कहते हो over distance covered by the solvent. In paper chromatography, the distance of paper line from one end is 2.5 centimeter. Identification of poison as application of dash chromatography, TLC, HPLC या paper, तो आप लोग कहते हो identification of poison as the application of paper chromatography. Application of adsorbent material is silica gel, aluminum oxide या both, तो आप कहते हो both, right? और ये absorbent नहीं है, ये adsorbent है, ठीक है, adsorbent material. Analyzing ceramides and fatty acid is application of TLC, HPLC या paper chromatography, तो आपकी ऑप्शन बनती है TLC. Diameter of column in column chromatography is 40 millimeter या फिर 50 millimeter या 45 millimeter.
इसकी ऑप्शन आती है 55 मिलीमीटर, राइट। फिर लेंथ ऑफ कॉलम इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज 50 मिलीमीटर या 50 सेंटीमीटर या 50 माइक्रोमीटर। तो इसकी राइट ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर। द वेस्ट मटेरियल लेफ्ट आफ्टर एक्सट्रैक्शन इज मेंस्ट्रुअम, मार्क या बोथ। तो आप लोग एक्सट्रैक्शन के अंदर जो वेस्ट मटेरियल आपके आखिर में बच जाता है इट इज कॉल्ड एज मार्क। और वो सॉल्वेंट जिसकी मदद से आप लोग अर्क निकालते हो या एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर पूरा करते हो वो मेंस्ट्रुअम कहलाता है। डैश इज अ कॉम्प्लेक्स फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर इन विच API is produced, लिक्विफैक्शन, एक्सट्रैक्शन या फिर मेल्टिंग। तो आप लोग कहते हो एक्सट्रैक्शन, जिसमें आप लोग API पैदा करते हो, ठीक है, बनाते हो, प्रोड्यूस करते हो। ग्रीक वर्ड फार्माकॉन मीन्स मेडिसिन, ड्रग या सब्सटेंस। तो फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग, राइट। The naturally occurring unrefined substance called a drug, क्रूड ड्रग या मेडिसिन। तो आप लोगों का जो अनरिफाइंड सब्सटेंस है वो क्रूड ड्रग कहलाता है। The organized and unorganized drug are classification of taxonomical या फिर morphological या फिर chemical। तो अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड जो ड्रग्स हैं दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, राइट। आज हम लोगों ने एमसीक्यूज किए थे फ्रॉम द स्टार्ट टू एक्सट्रैक्शन चैप्टर, राइट। हम लोगों ने फार्माकोग्नोसी के स्टार्ट से लेकर एक्सट्रैक्शन चैप्टर तक के जितने भी एमसीक्यूज थे उनको हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट टाइम हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द पॉइजनस प्लांट्स टू द एंड। हम लोग उसको एंड करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे पूरी बुक के। और जो भी आपके पास पेपर्स में आए थे क्वेश्चंस, आपके एमसीक्यूज जितने आए थे हम लोग उनको डिस्कस करेंगे उसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोग तैयारी बहुत अच्छी कर रहे होगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।